हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी ये क्लास चैनल में। फ्रेंड्स, ये बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आप चेक करिएगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। यदि आपसे क्वेश्चंस सही नहीं बन रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बाल विकास को आप डीपली पढ़ें, क्योंकि एमपीटीईटी में जो सिलेक्शन में जो रोल मॉडल रहता है वो कहीं ना कहीं बाल विकास का बहुत बड़ा रहता है। क्योंकि बाल विकास में यदि आप 25 से 27 नंबर के बीच में यदि नंबर गेन कर ले तो आपका सिलेक्शन होने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। तो फिलहाल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं एमपीटीईटी सीटीईटी के लिए, उनको रेगुलर वॉच करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिलहाल अभी हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो पहला होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, दूसरा कम महत्वपूर्ण एवं अधिक महत्वपूर्ण, तीसरा जन्मजात होता है और चौथा अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन होता है। तो इनमें से सही आंसर क्या है? तो इनमें से सही आंसर आपको पता है, अभिप्रेरणा होती है, एक तो जन्मजात होती है और अर्जित। आप देखना कहीं ना कहीं जैसे माता पिता से जो गुण आते हैं उसी के हिसाब से बच्चा आगे अपना जो आधार होता है उसी के आधार पर रखा हुआ रहता है। तो कुछ तो अभिप्रेरणा जन्मजात भी होती है, लेकिन यदि आप किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उसको आप अर्जित कर लेते हो, तो अर्जित भी होती है। तो पेपर में यदि पूछा अभिप्रेरणा क्या होती है तो जन्मजात और अर्जित, आपको ये दो वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? यह आंसर सबसे बन जाएगा तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। सबको पता है थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं, साथ में उसके 5 ही गौण नियम दिए हुए हैं। तो उनके नियम में तत्परता का नियम तो है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। क्या बोलता है थॉर्नडाइक का नियम? थॉर्नडाइक का बोलते हैं कि जिस चीज़ को सीखने के लिए आप तत्पर रहे हैं उसको जल्दी सीख जाते हैं। यदि कोई चीज़ आपसे नहीं बन रहा है, आप उसको बार बार प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं तो वो सीख जाते हैं। और प्रभाव का नियम बोलता है जो चीज़ को आप पाना चाहते हो उसको आप पा ही लेते हो। तो तनाव का नियम इनका सीखने का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी है व्यवहारवाद, ऑप्शन सी है संबंधवाद और ऑप्शन डी है गेस्टाल्टवाद। तो याद रखिएगा, जो मत अंतर्दृष्टि सीखने की व्याख्या गेस्टाल्टवाद ने की। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से 3 मुख्य वैज्ञानिक हैं जो गेस्टाल्टवादी थे, और आपसे ये गेस्टाल्टवादी वाले क्वेश्चंस बनना चाहिए, क्योंकि वर्ग 2 में ये क्वेश्चंस बहुत आए थे। तो इसका हिसाब से आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस मनोविज्ञान ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? विलियम जेम्स, स्किनर, ऑप्शन सी एविघास और ऑप्शन डी है बार्टलेट। तो याद रखिएगा, जो एविघास थे उन्होंने सामग्री के सीखने में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। एविघास का आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सीखने के नियम दिए गए हैं पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा और कोहलबर्ग के द्वारा। तो आप सभी को पता है सीखने के नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था किस पर? बिल्ली पर। पावलोव ने किया था किस पर? कुत्ते पर। कोहलर ने किया था किस पर? चिंपैंजी, जिसका नाम सुल्तान था। और स्किनर का आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और उपरोक्त सभी। तो यदि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो सीखने के बाद आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, ये अभ्यास का परिणाम भी होता है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता और अनुवांशिकता। तो याद रखिए, जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं, क्योंकि ये विकास हमको दिखता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये हमको दिखता है। तो इसके हिसाब से आंसर होगा हमारा अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, चिंतन और संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया, ये रास ने बोला था। इसको आप याद कर लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा।
बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो जो बाल विकास का नियम बोलता है बाल मनोविज्ञान का, वो बोलते हैं कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई जो एक कला होती है वो होती है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को बाल मनोविज्ञान की परिभाषा में विशिष्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाएगा। एक अच्छा शिक्षक केंद्र बिंदु है, बालक है, शिक्षक प्रक्रिया है, विद्यालय। आपने बाल मनोविज्ञान की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो भी सिलेबस बुक्स या आप जो विधि तैयार करने वाले उसके केंद्र में क्या रहेगा? बालक। तो बाल मनोविज्ञान केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। हमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है और प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान है। तो यदि आप देखेंगे तो समावेशी शिक्षा क्या बोलती है? ऑप्शन ए देखिए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को उस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता। तो समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार, समावेशी शिक्षा में हम सभी प्रकार के बच्चों को एक क्लास में बैठा के पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संवेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलता है? क्रोध। दूसरा है स्नेह और प्रेम। तीसरा है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो संवेग आपने मूल प्रवृत्ति में पढ़े हैं 14 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कितने प्रकार के संवेग होते हैं? 14। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज राइट, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय और अनुकरण। तो देखना, जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो आप उसके लिए उस चीज़ के या जिससे आप सीखना चाहते हो उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। तो पहली अवस्था याद रखिए कौशल की जो होती है वो है अनुकरण। अनुकरण मतलब उसको जैसा का तैसा है जो वही सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त होती है? पहला, यहाँ पर बालक की बात कर रहे हैं जो सृजनात्मकता। अब सृजनात्मक बालक क्या होते हैं? कहने का मतलब कोई बच्चे किसी भी चीज़ में जो क्रिएटिविटी रखते हैं उसको ही सृजनात्मकता कहलाती है। ऑप्शन है ये अवलोकन करना कि बच्ची समूह के साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। दूसरा, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। ऑप्शन सी, वास्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। और ऑप्शन डी, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना। तो यदि हम इस क्वेश्चन का देखें तो आंसर होता है डी, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना और विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? पहली मॉन्टेसरी विधि, दूसरी खेल विधि, तीसरी किंडरगार्टन विधि और चौथा इनमें से सभी। तो आप देखना, जो जब बच्चा छोटा होता है शैशवावस्था में तो ये तीनों विधि सबसे उत्तम मानी गई है। किंडरगार्टन, खेल विधि या मॉन्टेसरी, तीनों को ही सबसे बेस्ट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास में किस प्रक्रिया पर देखते हैं क्या? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है और उपरोक्त सभी। यदि आप इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखेंगे तो बाल विकास में ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं ABC, ये तीनों ही तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कैसा होना चाहिए? पहला, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं
वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं और वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं और उपर्युक्त सभी। तो इसके हिसाब से यदि हम बाल विकास के अध्ययन केंद्र में देखेंगे तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही है, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। पहला ऑप्शन है अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उसकी सहायता करना। ऑप्शन बी है विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। ऑप्शन सी है उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। और ऑप्शन डी है वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वह अनुपालन कर सके। तो यदि 18वां का आप देखोगे तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इज राइट। विद्यालय व्यवस्था एवं स्वयं के अन्य तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं झलकती है। इस क्वेश्चन में पूछा था कि वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति आपको प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया करना है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन भी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है कि इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। याद रखिएगा इसमें अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के बारे में बताना। पहला 50 से नीचे बुद्धि होती है, पहली बात तो ऑप्शन ए गलत है। दूसरा अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक करने में लगे रहना, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी क्या बोलता है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों को पलट कर जाने में कठिनाई। तो ये अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या शब्दों को वो अच्छे से बोल नहीं पाते, ये होते हैं। इसका हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है संवेगात्मक। पहली बात तो मैं मूल प्रवृत्ति बताऊं तो मूल प्रवृत्ति 14 है, उससे रिलेटेड संवेग भी कितना है 14। तो इसमें संवेग की बात करें तो पहला शारीरिक स्वास्थ्य होता है, दूसरा मानसिक योग्यता, तीसरा थकान। तो संवेगात्मक प्रकार जो विकास होता है उसको ये तीनों के तीनों प्रभावित करते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा शारीरिक अस्वस्थ रहते हैं तो भी आप सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। आपकी जो मानसिक बुद्धि है वो कम होगी तब भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, और यदि आप बहुत ज़्यादा थके हो तो तब भी आप सीख नहीं पाते। और ये तीनों के तीन हमारे संवेग पर इफेक्ट डालते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं कि कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या है इनमें से। पहला शिक्षार्थियों को हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। यहाँ पर एक लड़की और लड़का के बीच में हम विभेद कैसे करते हैं। दूसरा पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकते हैं। तीसरा महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम सबसे प्रभावी आंसर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ये शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों निष्पादन का कारण बन सकता है। कैसे देखते हैं, यदि कक्षा में लिंग भेद, पक्षपात और भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तो छात्रों में न्यूनता और हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनमें संपादन अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे छात्र छात्राओं में दोष की भावना उत्पन्न हो सकती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है। तो सीखना मतलब कौशल अर्जन होता है, सीखना मतलब ज्ञानार्जन होता है, सीखना मतलब व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन, और ऑप्शन डी है वैयक्तिक समायोजन। तो सीखने में हमने सबसे उपयुक्त अर्थ पढ़ा था, इनमें से थोड़े बहुत ये सब होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं सीखना। तो इन चारों ऑप्शन में से व्यवहार में परिमार्जन सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वाणी दोष नहीं है, ये नहीं वाले वर्ड पर जोर डालिएगा, इनमें से वाणी दोष नहीं है।
ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण तो होता है वाणी दोष। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं होता है, बता दें। यदि आप धीमा या तेज बोलते हैं मतलब वाणी दोष ये नहीं है। हकलाना होता है, तुतलाना होता है और तीव्र अस्पष्ट वाणी भी वाणी दोष में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो पहला ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान करना, और ऑप्शन डी है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर सबसे बेस्ट है बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना ही संज्ञानात्मक विकास में से समर्थित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? पहला संग्रहण, दूसरा तथ्यात्मक, तीसरा स्पर्श संबंधी और डी है चाक्षुष। इसमें क्वेश्चन ने पूछा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा जो चाक्षुष शैली के माध्यम से एक व्यक्ति आसानी से सीख सकता है, तो इसका आंसर डी होगा चाक्षुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणाओं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। भावात्मक, दूसरा ऑप्शन है संरक्षण उन्मुखी, तीसरा है सुरक्षा उन्मुखी और डी है प्रभावी। तो जो हम देखें भावात्मक प्रेरणाएं जो होती हैं वो अनुभूतियों के संतुष्टि की अवस्था तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। मतलब जैसे हम बात करें स्पष्ट रूप से, यदि करंट में एग्जाम्पल लें तो जैसे आपको वर्ग 3 की नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए है? क्योंकि आप देखेंगे तो एक तो गवर्नमेंट जॉब है और कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत अच्छी नौकरी होती है। तो ये भाव सबसे पहले आपके अंदर आया और वही भाव ने आपको प्रेरणा दी जिस कारण आप आज पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा और पुरस्कार। यदि अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आवश्यकता सबसे सही आंसर जाता है। बताते हैं क्या। जैसे हम देखें कि अभिप्रेरणा हमारी लक्ष्य प्राप्ति में सहायता, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए आप अभिप्रेरित हों तो वो आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है। उसी प्रकार से आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए हम कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हम उनको प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ प्रयोग में लाई जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहना चाहिए। तो समझ, सृजन, विश्लेषण और स्मरण। अब प्रतिभाशाली बच्चा आपने देखा कहीं ना कहीं सृजनात्मकता होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? बी, सृजन। अब देखते हैं कैसे। आपने देखा होगा जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें सृजन करने की प्रवृत्ति होती है और छात्र जितना अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उनको उतनी जल्दी समझ में होगी। तो याद रखिएगा इस हिसाब से हमारा आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है हमारा कि निम्न में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मापदंड हो सकता है? पहला, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की तुलना। दूसरा, कक्षा 12 में लड़का और लड़कियों की संख्या में समान विशिष्ट योग्यताएं। ऑप्शन सी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या की तुलना। और ऑप्शन डी, क्या छात्र को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने से अनुमति दी जाती है? तो यदि देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट यदि मापदंड हम देखें लिंग भेद में तो हमारा ऑप्शन डी जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है तो यह समाज में
लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, याद रखिएगा। इसमें लिंग समानता का मानदंड हमसे पूछा था, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें पूछा है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, बताना है आपको। तो पहला अनुबंध का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और चौथा परिपक्वता का सिद्धांत। तो यदि आप देखेंगे तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है वो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं होता है, बाकी अनुबंध, अनुकरण और परिपक्वता तीनों भाषा विकास के सिद्धांत होते हैं। दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ता है बाल विकास के हिसाब से, पर कहीं ना कहीं बाल विकास में यदि शब्दों का मीनिंग पता है तो आप इजीली उसको लगा सकते हैं सही आंसर। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। इस वीडियो को आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और रेगुलर वॉच करें हमारे चैनल को, क्योंकि MPTT कुछ महीने बाद होगी और सडनली पेपर हो जाएगा, तो इसलिए तैयारी हम पहले से करें। तो हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, धन्यवाद।